नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सवाल आज ये कि जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार एक आतंकवादी को मुआवजा देने की तैयारी क्यों कर रही है? ये बहस हम एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब देश सरहद पार आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद लगातार आतंकवादियों के हमले झेल रहा है। और कहा जा सकता है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले पड़ोसी के साथ एक तरह से देश इस वक्त एक युद्ध के दरवाजे पर खड़ा है। जी न्यूज मानता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी खबर को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस बहस को शुरू करने से पहले आपके लिए इस पूरी खबर को समझना जरूरी है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार आतंकवादी बुरहान वानी के भाई खालिद वानी के मारे जाने पर उसके परिवार को मुआवजा देने की तैयारी में। जी हां, जिस आतंकवादी बुरहान वानी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना हीरो बताते हैं, उसी बुरहान के भाई खालिद के परिवार को मुआवजे की बात हो। 2015 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में खालिद वानी मारा गया था और देश की सेना यह मानती है कि खालिद वानी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था। दरअसल जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें खालिद वानी का भी नाम है और इसी के मुताबिक सरकार आतंकी को 4 लाख का मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। बेशक जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मुआवजे पर आपत्ति जताने के लिए अभी 7 दिन का वक्त दिया, लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इससे आतंकवादियों में, शहीदों के परिवारों में, देश के लोगों में और इससे बड़ी बात देश के दुश्मनों में क्या संदेश जाएगा? जो सरकार चल रही है जिसमें बीजेपी भी हिस्सेदार है, वो सरकार जो है वो भारत के संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। वो चल रही है जम्मू कश्मीर के उस उग्रवादी ग्रुप जो सपोर्ट करते हैं उनके आकाओं की मर्जी से चल रही है। वो उग्रवादी संगठनों के सदस्य थे और जिन्होंने फौज पर आक्रमण किया, उनको मुआवजा देना ये दर्शाता है कि मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार ने उग्रवाद से समझौता कर लिया है। अगर बुरहान वानी के भाई को कोई कंपनसेशन का कोई प्रोविजन आता है, हम इसका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे किसी मूव की कोई जानकारी नहीं है। दाल ठोक के आज का पहला सवाल, हिजबुल के आतंकी को मुआवजा क्यों दे रही है सरकार? दूसरा सवाल, क्या आतंकी पर जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार मेहरबान हो गई है? तीसरा सवाल, क्या सरकार के इस कदम से आतंकियों का हौसला नहीं बढ़ेगा? चौथा सवाल, आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होने वालों को क्या जवाब देगा देश? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, आतंकियों को मुआवजा देने से देश के बाहर क्या संदेश जाएगा? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, गुजरात के अबडासा से कांग्रेस के विधायक हैं, गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। स्वागत है शक्ति सिंह गोहिल आपका। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में, वैसे उड़ीसा से आते हैं और पेशे से सर्जन है, डॉक्टर है। राकेश सिन्हा हमारे साथ होंगे, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, वो एनएसजी में फोर्स कमांडर रह चुके हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का भी उनका अच्छा खासा तजुर्बा है। फोन पर हमारे साथ होंगे महबूबा मुफ्ती के मीडिया एडवाइजर सुहेल बुखारी, जम्मू कश्मीर की सीएम के मीडिया एडवाइजर हैं। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं लाइव, जो रक्षा मामलों को कवर करते हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला, इस खबर को विस्तार से एक बार समझाइए हमारे दर्शकों को, क्या हुआ है और किस आधार पर जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार यह मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। देखिए, 2010 में बुरहान वानी ने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था और ये कहा जा रहा था कि 15 साल की उम्र में वो हिजबुल का आतंकी बन गया था। लेकिन अगर आर्मी की बात माने तो जब से उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था, उसका भाई जिसको कंपनसेशन दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से,
उसने वो हिजबुल का ओवर ग्राउंड वर्कर यानी हिजबुल कोई मदद करना, आतंकियों की मदद करना, पैसे पहुंचाना, खाना पहुंचाना और भारतीय सेना के ऑपरेशन से छुपाना जैसे तमाम वो एक्टिविटी में शामिल था। और पिछले साल अब वो घर से ये बोलकर निकला था कि पिकनिक मनाने जा रहा है, लेकिन अगर आर्मी की माने तो वो बुरहान वानी और उसके साथियों की वो मदद करने गया था। वो उनको टिप ऑफ देता था, वो जानकारी देता था कि इसमें लेटेस्ट आर्मी की क्या लोकेशन है और कहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, कैसे उसे बचा जाए। तो आर्मी की माने तो हिजबुल का वो भी एक तरीके से आतंकी था, सक्रिय आतंकी नहीं था। ये नहीं कह सकते कि वो कोई ऑपरेशन में शामिल था, सेना पे या पैरामिलिट्री फोर्स उसने ऑपरेशन किया था, लेकिन आतंकियों की मदद करना इस लेवल पर कहीं ना कहीं उस आर्मी की माने तो वो एक टेररिस्ट से कम नहीं था। यहाँ पर जब से बुरहान वानी मारा गया, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती पर तमाम सवाल उठने लगे। पहले तो पूरी सरकार मना करती रही, वहाँ पे तमाम लोगों ने कहा कि बुरहान वानी आतंकी नहीं था, लेकिन आपने देखा कि हाफिज़ सईद से उसकी बातचीत का ऑडियो सामने आया और सेना की माने तो वो पूरी तरीके से वो लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के ऑपरेशन कर रहा था। और यहाँ पर लगता है कि उन लोगों को खुश करने के लिए, जो लोगों को लगता है महबूबा मुफ्ती जिनको लगता है कि नाराज़ हैं, उनको खुश करने के लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है। करीब 4 लाख रुपए ये फैसला लिया गया है। और हम बिल्कुल शायद कभी जम्मू कश्मीर में ऐसा रहा होगा कि जो शहीद के परिवार हैं, या हम सेना की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की बात करें, उनको कभी जम्मू कश्मीर सरकार ने इस तरीके से कंपनसेशन दिया होगा, एटलीस्ट मुझे याद नहीं है। तो एक तरीके से ये मनोबल तोड़ने वाला फैसला है उन जवानों के लिए जो दिन रात कश्मीर के ठंड में, कैसा भी मौसम हो, आतंकियों के खिलाफ लोहा ले रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका मॉरल है, वो इससे काफ़ी ज़रूर है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक मनीष, आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप रहिएगा हमारे साथ, हम वापस आएंगे आपसे और चर्चा करने के लिए इस पर। संबित पात्रा, राष्ट्रवादी सरकार है आपकी तो, और आप तो कहते थे हमने महबूबा मुफ्ती को भी राष्ट्रवाद सिखा दिया, पीडीपी को भी राष्ट्रवाद सिखा दिया। ये है सर राष्ट्रवाद की परिभाषा कि आतंकवादियों को आप 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मनीष जी ने जो रिपोर्ट पढ़ी है कि इससे जो मनोबल है आर्मी का वह भी गिरेगा, और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्टतः भारतीय जनता पार्टी ये कहती है और ये मानती है कि ये नहीं होना चाहिए। मगर 2-3 बात मैं यहाँ समझा दूँ। पहली बात है कि कॉम्पेंसेशन ग्रांट नहीं हुआ है। एक प्रोसीजर होता है कानून के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर में जो प्रोसीजर होता है कि किसी को भी एक्स ग्रेशिया या कॉम्पेंसेशन जिसे हम कहते हैं वो दिया जाता है। मिलिट्री ऑपरेशंस में कोई भी मारा जाता है तो वो प्रोसीजर शुरू होता है DLSCC से, मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कम काउंसलर कमिटी। DLCC इसको टेकअप करती है। जो डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं वो इसको लोकल लोगों से, वहां के जो क्षेत्र के निवासी हैं, उनसे लिस्ट मंगाते हैं कि कौन कौन लोग मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए हैं, किनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो एक लिस्ट आती है DLCC के मीटिंग में। यहां इस पुलवामा के डिप्यूटी कमिश्नर, उनका नाम है मुनीर उल इस्लाम, इनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। एक लिस्ट मंगाया गया था लोकल लोगों में, जिसमें कि ये जो खालिद वानी है, जो ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन रहा है, बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी ने, उसका नाम भी लोकल लोगों ने भेजा। जो लॉ कानून कहता है, कानून के मुताबिक डिप्यूटी कमिश्नर इसे देखने के बाद DLSCC इसे ऑब्जेक्शन के लिए भेजती है, इसे पब्लिक के सामने रखती है, इसे न्यूज़पेपर्स में छापती है कि आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं किसी नाम पे। अगर गलत नाम आ गया है, कोई आतंकवादी का नाम आ गया, कोई ऐसा नाम आ गया जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता था, कोई ओवरग्राउंड वर्कर है, तो आर्मी भी ऑब्जेक्ट कर सकती है, पॉलिटिशियंस भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लोग भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और जब ऑब्जेक्शन आता है उस नाम को ड्रॉप कर दिया जाता है। मैं आज आपको आश्वासित कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो ओवरग्राउंड वर्कर है आतंकवादियों का, उसका नाम आया है, एक प्रोसीजर के अंतर्गत ऑब्जेक्शन होगा और ड्रॉप हो जाएगा। आज तक अफजल गुरु का नाम किसी मुआवजे की लिस्ट में क्यों नहीं आया? याकूब मेमन का नाम किसी मुआवजे की लिस्ट में क्यों नहीं आया? दाऊद इब्राहिम के वो रिश्तेदार जो मारे गए किसी ना किसी परिस्थिति में, इशरत जहां, ऐसे तमाम लोग जिनको आतंकवादी मानता है ये देश, उनका नाम किसी मुआवजे की लिस्ट में क्यों नहीं आया? क्योंकि सरकारों को यह पता था ये आतंकवादी हैं, इनका नाम चर्चा में भी नहीं आना चाहिए। मैं इसका, आपकी सरकार को नहीं पता था ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है? मैं जवाब नहीं,
मैं आपका जवाब देता हूं। आपने जो नाम पढ़े हैं बिल्कुल सही कहा, दाऊद इब्राहिम हो, इशरत जहान हो, याकूब मेमन हो। चूंकि मैंने कश्मीर के विषय में कहा, कश्मीर में जो सिस्टम है DLSCC, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें नाम लोकल लोग भेजते हैं, जिनके घरों में किसी प्रकार का भी मिलिट्री ऑपरेशन के कारण कोई मारा गया है, वो नाम भेजते हैं। मगर मैं आपको कह रहा हूं, ये नाम, ये लिस्ट नहीं है। ये गलत प्रचार है कि ये लिस्ट है। ये तो ऑब्जेक्शन की लिस्ट है कि आप ऑब्जेक्ट कर दीजिए, नाम को काट दिया जाएगा। तो और मैं कहता हूं ये सारे लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऑब्जेक्ट करेगी, आपको ऑब्जेक्शन किससे चाहिए? आपको ऑब्जेक्शन कांग्रेस पार्टी से चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से चाहिए, हम ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन सेना से चाहिए, मुझसे चाहिए। कांग्रेस तो ऑब्जेक्ट करेगी नहीं, चाहिए सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो ऑब्जेक्ट करेगी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑब्जेक्ट करेगी नहीं, उनको तो पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं। जहां तक ऑब्जेक्शन का सवाल है, जनता भी ऑब्जेक्ट करेगी, हम भी ऑब्जेक्ट करेंगे और आर्मी भी ऑब्जेक्ट करेगी, और ये नाम ड्रॉप हो जाएगा। यही सिस्टम है, ऑब्जेक्ट होते ही नाम ड्रॉप हो जाना है। तो ये ऑब्जेक्शन, इसलिए 7 दिन का विंडो पीरियड दिया जाता है। 7 दिन के लिए अखबार में इसके छाप के लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा जाता है। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, हमारे नेता को आपने सुनाया, वहां पर जो MLA हैं उन्होंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो हमारे, ये आपने ठीक कहा, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम ये आधी रात को याकूब मेमन के लिए कोर्ट नहीं खुलवाते हैं, हम इशरत जहान को अपनी बेटी नहीं बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट करके नाम ड्रॉप कर देते हैं। शक्ति सिंह गोयल साहब, आपको हजम होती है ये बात कि एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत नाम आते हैं, नामों पे चर्चा होती है, चर्चा के बाद नाम स्ट्राइक आउट होते हैं, उसके बाद तय होता है किसको मुआवजा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? देखिए रोहित जी, मैं मानता हूं कि इस तरह के आतंकवादी का नाम अगर ऑब्जेक्ट करने के लिए भी जब आप बाहर निकालते हो, लगाते हो, वो भी मैं मानता हूं कि सेना का सबसे बड़ा अपमान है। हमारा सबसे बड़ा काम यही होना चाहिए कि ये नाम आना ही नहीं चाहिए। और जिन्होंने लगाया है, अगर संबित पात्रा जी कहते हैं, तो उन अफसरों को, उन अधिकारियों को क्या आप सैक करोगे? आप उसको सस्पेंड कर दोगे? आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लोगे? आतंकवादी का नाम मुआवजा देने वाले लिस्ट में आए ही क्यों? दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो होती है उसकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज आपकी मिलीजुली सरकार है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी है, महत्व के डिपार्टमेंट्स भी आपके पास है, और आप कहते हो कि हमें पता नहीं था, हमें मालूम नहीं, या ये तो आया है हम विरोध करेंगे। मैं कहता हूं कि इस राष्ट्र की सेना के बल को, मनोबल को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, हमने पहले ही विरोध किया इस बात का, हमने कोई डबल गेम नहीं खेली है। पर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त जब मोदी जी कश्मीर में गए, कहते थे इस बाप बेटी ने कश्मीर को बहुत लूटा है, मित्रों अब इनको हम लूटने नहीं देंगे। और इलेक्शन खत्म होते ही उनके साथ आप बैठे हुए हो। पावर के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी, कहीं भी हद तक जाएगी, और ये इसका एक नमूना है। BD मिश्रा साहब, आपको कैसा लगा जब आपने सुना कि एक आतंकवादी का नाम उस लिस्ट में आ गया जिसके लिए सरकार विचार कर रही है 4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाए? भले ही वो ऑब्जेक्शन के लिए जारी की गई है लिस्ट कि आपको ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्ट कर दीजिए, पर सर एक आतंकवादी का नाम वहां तक पहुंच भी जाता है, ये माफ करने लायक है क्या? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है न्यूज़ सुन के, और वहाँ की चीफ मिनिस्टर वो करना क्या चाहती हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं 2 बातें जो बताना चाहूँगा वो ये है, पहली बात तो यह है कि भारतीय सेना JNK में 27 अक्टूबर 1947 से ऑपरेट कर रही है, और ऐसी तमाम मुश्किलें आई हैं तो भारतीय सेना का मनोबल काफ़ी स्ट्रांग है, स्टोन लाइक है। तो हम लड़ेंगे, हम अपना मनोबल नहीं नीचे करेंगे। पहली बात तो यह कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं उस DM की, कलेक्टर की, अगर उसने लिस्ट बनाई है तो उसकी अगली मांग यह होगी कि उन लोगों को जिन्होंने बुरहान वानी को मारा था उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर उसके यहां से एक लेटर आएगा कि उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ यह भी होगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की विकैरियस लायबिलिटी बनती है तो उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और अगला यह होगा कि जहां पर गिलानी है सेपरेटिस्ट लीडर, उसको गवर्नर बनाना चाहिए। तो ये ट्रेंड क्या है? ये महबूबा के ये जो कलेक्टर साहब हैं ये कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? बड़े अफसोस की बात है। संबित पात्रा,
इस तरह के सारे नियम कायदे कश्मीर में ही चलते हैं क्या केवल? देश के और किसी हिस्से में ऐसा कानून नहीं है? और ये कश्मीर में ही छूट है कि आतंकवादियों को सेना मारे, देखिए आतंकवादी सेना को मारे, और अगर सेना उन्हें मार दे तो फिर बदले में उन्हें मुआवजा मिल जाए। रोहित जी, केवल आपकी पीड़ा नहीं, जो अभी ब्रिगेडियर साहब की पीड़ा थी वो मेरी भी पीड़ा है। मैं सिर्फ यहाँ टेक्निकली कुछ विषय रख रहा हूँ और आश्वस्त करके रख रहा हूँ कि ये नाम नहीं आने वाला है लिस्ट में, आप याद रखिए। मैं सिर्फ इतना टेक्निकली कहना चाहता हूँ कि जहां भी मिलिट्री ऑपरेशन, अरे भैया पहले आया क्यों? जम्मू कश्मीर के जो कायदे कानून है, अरे सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप इसरत जहां के चाचा जान थोड़े सुन लीजिए हम लोगों को। आप 4 दिन के बाद उसी को सपोर्ट कर रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अरे आप तो बुरहान अडवाणी के मामा बन गए हो। संबित पात्रा, बोलने में तहजीब रखिए, बोलना मुझे भी आता है, और ये मोदी जी की राजनीति है। बीच में बोल के अगर इस तरह से घटिया बातें करनी है तो मुझे भी घटियापन कहना आता है। तुम किसके मामा होते हो, घटिया बातें नाना होते हो? वो तो आप लोग हैं, आपको बनने की जरूरत नहीं है। वो आपको बनने की जरूरत नहीं है, वो तो आप लोग हैं ही। मैं ये अरे आप इसरत जहां को आप ये बताइए, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मर गया तो रो नहीं रही थी सोनिया जी 3 दिन तक? आपके साथ सरकार बनाई। अरे कौन मिला हुआ है, किसके साथ, वो पता है। कल ही राहुल जी पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे थे। अब सुन लीजिए, ये क्यों गए थे पाकिस्तान? अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मणिशंकर अय्यर जी जाके बोल रहे थे मोदी के सरकार को गिराना होगा, और आप लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए पहले, फिर आप बोल लीजिएगा। सुन लीजिए। अरे भैया, मोदी तो उधर गले मिल के आए, यहाँ हमारे गले काट रहे थे जवानों के, और मोदी गले मिलने गए थे उधर। अरे सुन लीजिए आप, अच्छा सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आप परेशान मत होइए। रोहित जी, आपने जो कहा कि क्या जम्मू कश्मीर के कानून अलग है, देखिए जम्मू कश्मीर के कानून वाकई कुछ हद तक बाकी देश से जाते हो तो मुझे भी आता अलग है। जो मिलिट्री से लॉजिकल बात करोगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ, अब अच्छा, तो आप सुन तो लीजिए, अभी बोल तो रहा हूं, सुन लीजिए। नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा कहीं भी मिलिट्री ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में होता है तो लोकल लोग लिस्ट भेजते हैं, वो लिस्ट ऐड की जाती है और उसके पश्चात ऑब्जेक्शन के लिए खोल दिया जाता है। यही प्रक्रिया है। और जो आतंकवादी होते हैं उनका नाम ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि आर्मी ऑब्जेक्ट करती है, पॉलिटिशियंस ऑब्जेक्ट करते हैं, लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, सिविल सोसाइटी ऑब्जेक्ट करती है, तो वो ऑटोमेटिक, तभी तो ये ऑब्जेक्शन का विंडो है कि सब कुछ लोकल लोगों के कहने पर नहीं होगा। तो इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए बुरहान वानी को लेकर हमको तो सब लोग घेर रहे थे, यही कांग्रेस पार्टी हमें घेर रही थी। बुरहान वानी, जेएनयू, हर मसले पर ये लोग जाके बुरहान वानी के साथ खड़े थे, ये लोग जेएनयू में जाके खड़े थे, और आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कल को नाम ड्रॉप हो जाएगा, मैं बताता हूं, तो यही लोग, जो कि होने वाला है, यही लोग हमसे सवाल पूछ रहे होंगे, अरे एक गरीब लड़के का आपने कॉम्पेंसेशन काट दिया। मैं आपको बता रहा हूं, यही बैठे हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं है। आपने ठीक कहा रोहित जी, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं और राष्ट्रभक्त ही रहेंगे, और हम कभी भी बैकफुट पे नहीं आने वाले हैं। अगर नाम आ गया तो हम लोग आंदोलन करके नाम भी गिरा देंगे, हमारे में कोई डबल स्पीक नहीं है। नाम गिराएंगे, सरकार गिराएंगे, नाम ही गिरा देंगे। मैंने कहा ना, आतंक। देखिए, जब आप याद करिए, जब महबूबा मुफ्ती जी और राजनाथ जी बैठे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि महबूबा जी, जो बच्चे पहले आपके समय जब आप मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थी, बच्चों पे गोली चलती थी तो आप उन बच्चों के हक में बोलते थे, आज आपके जमाने में बच्चों पे गोली चल गई तो महबूबा मुफ्ती गुस्से में आ गई थी। उन्होंने कहा, ये जो लोग जिनको गोली लगी है, ये कोई दूध खरीदने नहीं गए थे, ब्रेड खरीदने नहीं गए थे, ये आतंकवादियों को समर्थक थे, तभी इनको गोली लगी है। बड़ा हार्ड स्टैंड लिया है सरकार ने वहां पर। बुरहान वानी 2006 से एक्टिव था, नहीं कर रही थी कुछ कांग्रेस की सरकार, एनसी की सरकार। किसने मारा बुरहान वानी को? हमने मारा बुरहान वानी को, और फिर सवाल भी हमसे होगा। और आप आश्वस्त रहिए, आपका सवाल वाजिब है। कष्ट आपको हो रहा है, कष्ट हमें भी हो रहा है, नहीं मिलेगा कॉम्पेंसेशन। स्टैंड बड़ा हार्ड है सर, बहुत हार्ड है। कितना पत्थर दिल हो के आप लोग केवल 4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर पा रहे हैं, वरना ज्यादा कर देते, शायद 1 करोड़ दे देते जैसे दिल्ली की सरकार देती है। नहीं, यही हार्ड स्टैंड है ना कि आपने 4 लाख कर दिया। कांग्रेस और एनसी नहीं है साहब, हम बिल्कुल नहीं साहब, ये नाम नहीं आने वाला है, ये लिस्ट नहीं है। मैं बार बार देश को कह रहा हूं,
दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट। केवल कानूनी प्रक्रिया फॉलो किया गया है। रोहित जी, आपको टीवी पे हम सीना ठोक के कह रहे हैं ना कि आतंकवादियों को कभी भी ग्लोरीफाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती है। सपने में भी हमारा कोई समर्थक ऐसा नहीं कर सकता है। हम वो लोग नहीं हैं जो रात को 12 बजे जाके हाय हाय मचाना शुरू कर दे सुप्रीम कोर्ट के बाहर में कि अभी दरवाजा खोलो, न्याय करो, याकूब मेमन को फांसी। हम वो लोग नहीं हैं जो इशरत जहां एक मुख्यमंत्री को मारने, क्योंकि गोविल जी, आदरणीय गोविल जी बैठे हैं, ये तो उसी राज्य के हैं जहां इशरत जहां वो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मारने गई थी। मगर आप देखिए इन लोगों ने इशरत जहां को हीरो बना दिया। हम वो लोग नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शक्ति सिंह गोयल अपनी बात रखिए, फिर मैं मिश्रा जी और मनीष के पास जाऊंगा। बोलिए गोयल साहब, आप हाथ उठा रहे थे। देखिए रोहित जी, पहली बात, संबित जी बहुत घुमा फिरा के सारी दुनिया की बातें करते हैं। जहां सरकार होती है, आपने पहले ही सही क्वेश्चन फ्रेम किया था कि बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। कभी मुआवजे के लिस्ट में उन आतंकवादी का नाम प्रिलिमिनरी भी नहीं आना चाहिए। उस नाम आने से आप उसको मुआवजा दो नहीं दो, कल कौन विरोध करे क्या करे, नाम उधर आने से ही मैं मानता हूं इस सेना का इंसल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सेना जो कहती है उसको आप मान नहीं रहे हो कि वो आतंकवादी था, इसलिए तो आप उसको मुआवजे की लिस्ट में डाल रहे हो। और आज तक कितने लोग मरे, आपने क्यों उसके भाई का भी नाम नहीं डाला? उसका तो नाम नहीं डाला है, तो इसका नाम क्यों डाल रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी की वहां पे मिलीजुली सरकार है। वहां के भाजपा के सारे जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कभी आज तक, जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेताओं ने नहीं कहा कि बुरहान को हमने, वो कहते एक्सीडेंटल डेथ हुआ, हमको पता नहीं था और एक्सीडेंटल डेथ हुआ। ये बयान बीजेपी का, एक्सीडेंटल डेथ किसने कहा? PDP का भाई था। और आज ये नाम आया है, आज भी भाजपा के प्रवक्ता भी ये नहीं कहते हैं कि हम उनके खिलाफ क्या आप एक्शन लोगे जिन्होंने इस नाम को लिस्ट में डाला है। उन अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ एक्शन लेने की बात सरकार नहीं करती है। बीजेपी ये नहीं कहती है कि भैया ये हुआ है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं सेना से कि हमने ये करके सेना को अपमानित किया है, उसके लिए ना माफी मांगते हैं। और फिर चिल्ला चिल्ला के दुनिया भर की बातें करना बहुत आसान होता है। कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में कुछ हुई है, उनको इनके साथ जोड़ देना। फेक एनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट ने माना, उसके साथ एक आतंकवादी और सेना के हिस्से को जोड़ना, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। किसने माना फेक एनकाउंटर? सेना का भी इंसल्ट है। किसने माना फेक एनकाउंटर? आप गलत तथ्य रख रहे हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस आर द फेक। गुजरात गवर्नमेंट, जब सीएम मोदी थे, मोदी की गवर्नमेंट ने फाइल किया हुआ एफिडेविट है, इशरत जहां का फेक सुप्रीम कोर्ट को कहा फेक एनकाउंटर। बिल्कुल नहीं, अभी जजमेंट ही नहीं आया है। वो कहां ना मैं नहीं मानता। मोदी की सरकार ने एफिडेविट पे कहा है। बाटला हाउस, मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया हाउस एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट की एफिडेविट में कहा बिल्कुल नहीं कहा है एक एनकाउंटर और ये सारे एनकाउंटर एक मिनट, मोदी सरकार ने कहा था एक मिनट, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए इस पे अभी प्लीज, दोनों रुक जाइए, ऑब्जर्वेशन दी ही नहीं। प्लीज दोनों रुक जाइए सर, दोनों रुक जाइए। रोहित जी, मैं आपको एफिडेविट भेज दूंगा सर, दोनों रुक जाइए प्लीज। मोदी सरकार ने सर दोनों रुक जाइए सर। इशरत जहां में चिदंबरम साहब के रहते जो अफसर थे वो बाहर निकल के क्या क्या कह रहे हैं, किसने एफिडेविट बदला, एफिडेविट में क्या बातें बदलाई, ये सारी चीजें अभी अदालत के सामने है, उनको अदालत के सामने रहने दीजिए। आज मसला यह है कि बुरहान वानी अगर आतंकवादी था, उसका भाई अगर आतंकवादी था, तो राकेश सिन्हा एक सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार होने का दावा करती है, जो ये कहती है कि हमने महबूबा मुफ्ती को भी राष्ट्रवाद सिखा दिया, जिनके पिताजी पहले आतंकवादियों को शुक्रिया अदा करते थे कि साहब आपने चुनाव हो जाने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस सरकार की लिस्ट में भी सर चर्चा के लिए, विचार के लिए भी एक आतंकवादी का नाम कैसे आ जाता है? और क्या यह सेना का अपमान नहीं है कि आप एक आतंकवादी के नाम को पब्लिक डोमेन में लाते हैं और फिर लोगों से कहते हैं आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्ट कीजिए, फिर हम तय करेंगे इसको मुआवजा देना कि नहीं देना? रोहित जी, अगर ये सत्य है जो समाचार आ रहे हैं, चूंकि मैंने तो पुष्टि नहीं किया, जो सत्य है कि उसका नाम आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार, मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, उसको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी देना राष्ट्र का द्रोह है। और मैं कहता हूं यदि सरकार ने ऐसा काम किया है, सरकार सुधार करे, माफ़ी मांगे, लेकिन यदि सरकार के क्लैरिफिकेशन की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक ही परिवार में हो सकता है, हमने खालिस्तान आंदोलन के दौरान देखा था, एक ही परिवार में एक आतंकवादी था, दूसरा राष्ट्रवादी था। अगर
सरकार का क्लैरिफिकेशन आता है, परिवार का आता है, सेना का आता है, सीआईडी का आता है। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कहा दूर दूर का भी यदि आतंकवाद से रिश्ता है तो सरकार की यह गलत नीति है, सरकार का राष्ट्र विरोधी नीति है, सरकार की निंदा की जानी चाहिए, सरकार को माफी मांगनी चाहिए और अपना रास्ता बदलना चाहिए। कांग्रेस को मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में आतंकवादियों को प्रश्रय देना, ओसामा जी कहना, किसी को बहन बना लेना, किसी को भाई बना लेना, पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों के साथ गले लगना, यह कांग्रेस की परंपरा रही है, यह राष्ट्रवादियों की परंपरा नहीं रही है। उस कश्मीर में मोदी जी क्या गए थे राकेश जी, और बलिदान दिया, मोदी जी गए थे पाकिस्तान, गले भी मिले थे, बिना बुलाए चले गए। मेरी बात, मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कर लूं, और गले भी मिल लिए थे। देखिए मैं इतना बात कर रहा हूं, मोदी जी ने शॉल दे दी थी, साड़ी ले ली थी, कम से कम वो साड़ी तो वापस अरे सुन तो लीजिए, रोहित जी उनको शांत कराइए, रोहित जी उनकी उत्तेजना को बंद कराइए। अरे बाटला हाउस का बहुत दिन हो गए, सोनिया जी की आंसू नहीं, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं राकेश जी। दो बात कह दूं, देखिए सच्चाई सच का तो बैरोमीटर आप ही के पास, राष्ट्रवादी हो आप सुन लीजिए ना, सच्चाई बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां का पत्र रहते हैं। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां का पत्र पढ़ लीजिए। के लिए राष्ट्रवाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने नेहरू जी को पत्र लिखा। रुकिए ना, कम से कम ये शक्ति सिंह जी आप अभी तो कह रहे थे कोई तमीज से बात करता है, रोहित जी 30 सेकंड नहीं करता। उन्होंने तो शायद आपके लिए बिलो द बेल्ट कुछ नहीं कहा, तो उनकी बात सुन लें, उसके बाद आपके पास कुछ तथ्य होंगे। शक्ति सिंह जी आपके पास जो तथ्य हो उनकी बात पूरी होने के बाद आप रख लें, किसी को आपत्ति नहीं होगी। और दूसरी बात, तथ्य रखते वक्त ये भी ध्यान रखें सर, जिस कन्हैया की आप राहुल गांधी पैरवी कर रहे थे सर, जिस कन्हैया की राहुल गांधी पैरवी कर रहे थे उससे ज्यादा अपमान किया क्या किसी ने सेना का? जो कहता है सेना बलात्कार करती है कश्मीर में सर, आप उसके सिर पे वरद हंस रखते हैं अपना, आप उस कन्हैया के सिर पे वरद हंस रखते हैं और यहां कहते हैं कि हम सेना के साथ खड़े हुए हैं सर। आपके नेता संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बताते हैं सर, और सरकार से कहते हैं कि सबूत दीजिए। किसी भी वक्त सेना के मॉरल के लिए हमने कुछ और सर सबूत मांगे थे संजय निरुपम ने, आप चाहें तो अपनी पार्टी के दफ्तर से पूछ लें। कन्हैया के साथ आपकी पूरी पार्टी खड़ी थी सर, राहुल गांधी समेत। पूरी कर लेता हूं, और वो कन्हैया कह रहा था कि सेना बलात्कार करती है कश्मीर में। हमारे चेयरमैन और मीडिया सेल के चेयरमैन ने बहुत क्लैरिटी के साथ बात की थी उसी बात पे। अरे सुन लीजिए शक्ति सिंह जी, बात पूरी कीजिए, शांत रहिए, अपनी दूसरों की बात सुनना सीखिए। देखिए हम भी क्लैरिटी से बात कर रहे हैं, ये भी हम आलोचना कर सकते हैं, बिना करे शब्दों का उपयोग किए हम आलोचना कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कश्मीर की जहां तक सवाल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान पर उनकी मां ने पत्र लिखा, मैं इसको रोहित जी ने इस पर डिबेट किया था, रोहित जी ने उस पत्र को पढ़ के सुनाया था एक डिबेट में, शायद शक्ति सिंह जी उसमें विद्यमान थे। उस पत्र को पढ़ने के बाद आपको पंडित नेहरू से नफरत हो जाएगी। और सोनिया गांधी की परंपरा क्या रही, बाटला हाउस पे आंसू बहा रही थी, और सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान का पक्ष कांग्रेस के लोग राहुल गांधी रख रहे थे, इसलिए हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, कोई तुलना नहीं कर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस भूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, नई पार्टी के नए अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कफन बांध कर गए। हम एक नहीं 100 सरकार बलिदान कर देंगे जहां राष्ट्रवाद का सवाल होगा, 1 इंच भूमि का सवाल होगा। हम नेहरू नहीं है 36,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को देने की बात करते हैं, मरुभूमि की। चाइना ले लिया तो क्या कर लिया, कोई बर्फ की भूमि है, कोई मरुभूमि है। ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये राष्ट्रवादी सरकार है। हम सीमाओं पर जान देते हैं, सीमाओं के भीतर देश की रक्षा करने के लिए, देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए सर्वस्व जीवन का ठीक है सर, अब एक मिनट बीडी मिश्रा साहब, लोगों को मरवाने वाले किस आरएसएस वाले ने जान नहीं दी? पीढ़ियों से यदि कोई संगठन देश की सेवा कर रहा है तो उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक सर प्लीज, आपकी बहस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नहीं है, आपकी बहस आप लोग रोम की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं। प्लीज सर, आप रोम का मंदिर बनाना चाहते हैं, हम राम की मंदिर बनाना चाहते हैं, ये हम और आपके बुनियादी अंतर है। सर राकेश जी, शक्ति सिंह जी प्लीज, मैं एक सवाल बीडी मिश्रा साहब से लेना चाहता हूं। प्लीज सोनिया गांधी जी से पूछिए कि राम पर कितनी बार बयान दिया। राम सेतु को मिथ कहने वाले लोग राम का नाम ना लें प्लीज। राकेश जी, राम सेतु को मिथ किसने कहा? शक्ति सिंह जी, एफिडेविट किसने सर्वोच्च न्यायालय में दिया? ठीक है सर, तुम मरिए चुल्लू भर पानी में कांग्रेस के लोगों को राष्ट्रवाद का नाम लेने में शर्म आनी चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। बीडी मिश्रा साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, सब पार्टियां कहती हैं हम सेना के मनोबल को ऊंचा रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी जो कहता है कश्मीर में तो सेना बलात्कार करती है। कांग्रेस पार्टी के नेता सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, ये कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं डीजीएमओ, इसलिए सबूत देना चाहिए कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है वाकई जाके या नहीं।
दूसरी तरफ बीजेपी पीडीपी की सरकार है सर, वो एक आतंकवादी के नाम को लिस्ट में इस लेवल तक आ जाने तक इंतजार करती है कि उस पर हंगामा मच जाए, जनता खड़ी हो जाए नारा लगाने, सेना आके टोकने लगे कि साहब इसको तो हमने मारा था, ये आतंकवादी है, आप इसको मुआवजा दे रहे। तो फर्क कहां है सर? सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं इसको डिफरेंटली देखता हूं। पहली बात तो यह है कि जो ये अनाउंसमेंट हुआ है या जो लिस्ट आई है, यह पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और इसमें सेना को खींचना और सेना के नाम पर सियासत करना मैं समझता हूं कि यह गलत है। सेना के नाम पर अगर कोई आदमी वाकई सेना से सिंपैथी रखता है तो जो आप कह रहे हैं कि कन्हैया ने जब जेएनयू में कहा कि पूरी सेना जेएनके में रेप कर रही है, तो वह सेना का मनोबल नीचा करने का एक वो नारा था। मैं ये समझता हूं कि आज जो कार्रवाई, आज जो ये अनाउंसमेंट हुआ है या जो लिस्ट आई है, इसमें सिंपल बात है, यह पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। डीएम को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि डीएम, मैं ये समझता हूं कि अगर वो जेएनके काडर का है तो उसको मालूम होगा कि कितने एफआईआर थे वानी के खिलाफ, और मैं ये भी जानता हूं कि वह जानता होगा कि किस सर्कमस्टेंसेस में वह मारा गया था। तो ये इशू को सेना को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। और मैं आपको यह भी आश्वासित करना चाहता हूं कि सेना का मनोबल ऊपर है, उनकी ऑफिसरशिप, उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी बहुत ऊपर है और ऐसे छोटे मामले सेना का मनोबल नहीं नीचे करेंगे। लेकिन अगर कोई यह कहे कि पूरी सेना रेप कर रही है जेएनके में, तो वाकई वह एक बहुत बड़ा ब्लेम है, उससे सेना का मनोबल नीचे होता है। क्योंकि सेना जब मुड़ के पीछे देखती है तो कहती है कि मैं तो यहां लड़ाई कर रहा हूं और मेरे देशवासी जो कि जेएनयू में पढ़ रहे हैं, जो कि डीफिल के स्टूडेंट हैं, वो हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखा जाए, यही बेहतर होगा और सेना को राजनीति में न खींचे, यही बेहतर होगा देश के लिए। संबित पात्रा बोलिए, उसके बाद मैं शक्ति सिंह के पास जाऊंगा। बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा ब्रिगेडियर मिश्रा जी। देखिए, मैं 2-3 छोटे बिंदु रखूंगा। सर, एक सवाल के जवाब के साथ रख दीजिएगा साहब। आपने कहा कि ये नाम फाइनल नहीं होगा, लेकिन ये जो चिट्ठी है सर, इसमें 7 दिन का समय दिया गया है। आप 7 दिन इंतजार करना चाहते हैं इस नाम को ड्रॉप करने के लिए, या अभी के अभी यहां आप ऐलान कर सकते हैं कि ये नाम ड्रॉप्ड है, इस आदमी को मुआवजा सरकार नहीं देगी? देखिए रोहित जी, मैंने आपको कहा था कि 7 दिन का पेपर में छपा है, और याद रखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। मैं बतौर प्रवक्ता एक पार्टी का काम करता हूं, जितना क्षमता मुझे प्रवक्ता के नाते मिला है, मैं उतना ही क्षमता इस्तेमाल कर सकता हूं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इत्यादि के पास है, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैं आश्वासित जरूर कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात को वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हम भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और ये नाम ड्रॉप हो जाएगा, ये आपको हम आश्वासित कर रहे हैं। मगर ये निर्णय जो वादा कर रहे हैं, उसके बावजूद हो सकता है महबूबा मुफ्ती इसको मुआवजा दे दे। संभव है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो बिल्कुल संभव नहीं है। आपने पूछा ना कि वो आप आज ही ऐलान कर, मैं ऐलान नहीं कर सकता। जैसे कि गोविल साहब वो ऐलान नहीं कर सकते हैं जो सोनिया गांधी ऐलान कर सकती है, ठीक उसी प्रकार मैं ऐलान नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूं। देखिए, ये इस पे मत जाइए, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं ना। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, एक बड़ी बात ब्रिगेडियर जी ने कहा, ब्रिगेडियर मिश्रा जी ने कहा कि एक आतंकवादी का नाम, सच बात है, आतंकवादी का नाम कैसे चला जा सकता है, चाहे वो फिल्टर प्रोसेस से कैसे चला गया। यहाँ एक टेक्निकल टर्म है, अगर मनीष जी यहाँ रिपोर्टर मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी वो शब्द कहा, मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। देखिए, आर्मी जब ऑब्जेक्शन रेस करती है, आर्मी जब विषय रखती है, तो वो बहुत उसमें फाइन पॉइंट्स होते हैं। किसी को वो टेररिस्ट कहती है, किसी को वो टेररिस्ट नहीं कह के अलग तरीके से एड्रेस करती है। ये जो वानी है, ये जो भाई है, उसको उन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर के हिसाब से एड्रेस किया है, टेररिस्ट के हिसाब से एड्रेस नहीं किया था। आप मनीष जी से पूछ सकते हैं इस बात को। इसलिए मुझे लगता है, चूंकि ओवरग्राउंड वर्कर कहा है, ये फिल्टर लिस्ट में चला गया है। मगर चूंकि हम सब जानते हैं कि उसने टेरर सिंपैथाइज किया है, ये ऑब्जेक्शन होके नेम ड्रॉप हो जाएगा।
आप इस टेक्निकल डिटेल को मनीष जी से पूछ सकते हैं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासित कर सकता हूं कि किसी भी आतंकवादी का कभी भी भाजपा सरकार किसी भी रूप में सिंपैथाइजर हो ही नहीं सकती है। और ये आप भी, गोविल जी भी, ब्रिगेडियर जी भी और मनीष जी भी, आप दिल से जानते हैं इस बात को। दिल से सर, जानना मानना ये अलग अलग चीजें होती हैं, और जब ये चिट्ठी सामने आती है तो सर सारी पोल खुलती है। मैं गोयल साहब के पास जाऊंगा, उसके पहले मनीष शुक्ला, मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब ने एक शब्द इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिपेंसी। क्या आपको लगता है कि ये प्रशासनिक भूल, प्रशासनिक कमी, प्रशासनिक लापरवाही है और सरकार को इसमें माफी मिल सकती है? मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद मनीष तक हमारी आवाज नहीं जा रही। हम वापस जाएंगे मनीष के पास, ये सवाल लेकर वापस जाएंगे। क्या इसे प्रशासनिक भूल कह के खारिज किया जा सकता है? अगर प्रशासन से भूल हो गई थी, सरकार के सारे मंत्री, सरकार के मुखिया क्या सो रहे थे? वो इस आदमी को नहीं जानते थे जो बुरहान वानी का भाई है, जिसको खुद सेना ने आतंकवादी बताया? उसका नाम एक ऐसी लिस्ट में आ भी कैसे गया विचार के लिए, जिसमें उन लोगों को मुआवजा दिया जाना है जो सुरक्षा बलों के साथ किसी गफलत में मारे गए?